आज की इस क्लास में हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के संबंध जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ 15 अगस्त 1947 से आज तक तनावपूर्ण रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था वो विभाजन के समय ही शुरू हो गया था, क्योंकि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और आज़ादी से पहले भी धार्मिक आधार पर दंगे हो चुके थे, जिससे दोनों धर्मों के लोगों की भावनाएं आपस में एक दूसरे के काफ़ी खिलाफ थी। और ये भावनाएं सिर्फ धर्म के खिलाफ ही ना रही, बल्कि जब ये दो अलग अलग देश बने तो एक दूसरे देश के खिलाफ भी वो भावनाएं वैसी ही बनी रही। और इसके अलावा फिर जो विभाजन के समय पर जो हिंसा हुई, जिसमें बहुत सारे हिंदू और बहुत सारे मुस्लिम लोगों की हत्याएं एक दूसरे धर्म के लोगों ने की, तो उससे जो आपस में घृणा थी, आपस में द्वेष था, वो इस कदर बैठ गया कि आज तक भी वो नफ़रत ख़त्म नहीं हुई है एक दूसरे के प्रति। और कुछ फिर नेताओं ने अपनी राजनीति के लिए इस भावना को और ज़्यादा भड़काया, इसको कम करने की बजाय। और ये मुद्दा इतना ज़्यादा उलझ गया कि भारत पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग आपस में एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। और ये जो वैर भाव की भावना है, इसके मरम में धर्म के साथ साथ कुछ और मुद्दे भी रहे, जिसको फिर राजनेताओं ने भड़काया। तो क्या क्या तनाव के कारण रहे भारत पाकिस्तान के अपने राजनीतिक संबंधों में, क्या क्या विवाद रहे, किन किन बातों को लेकर, और कैसे इन विवादों को दूर करने के क्या क्या प्रयास किए गए, तो उसको हम इसमें आज की इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो हमारी शुरुआत में जो समस्याएं हुई, आज़ादी के तुरंत बाद से जो हमारी समस्याएं आपसी संबंधों को लेकर हुई थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस वक्त लगभग अपना 40% हिस्सा जो पूरे भारतवर्ष का था वो देशी रियासतों के यानी कि राजाओं के अधीन था, और लगभग 60% जो हिस्सा था वो डायरेक्ट कंट्रोल में था ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ और कैबिनेट मिशन के तहत जब विभाजन की बात स्वीकार की गई अंग्रेज सरकार द्वारा, तो उसमें ये बात तय हुई कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, और जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो भारत का हिस्सा बनेंगे। और दो प्रांत ऐसे थे, दो प्रोविंस ऐसे थे, पंजाब और बंगाल, जिनमें मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा थी और हिंदू आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। तो उन दो प्रांतों का विभाजन कर दिया गया, क्योंकि बॉर्डर पर लगते थे पंजाब एरिया और जो बंगाल का एरिया था, उसमें पाकिस्तान दो हिस्सों में बट गया था। एक को ईस्ट पाकिस्तान और एक को वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, जो आज बांग्लादेश के रूप में हम जिसको देखते हो, पहले ईस्ट पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। तो इस तरह से विभाजन किया गया, दो प्रांतों का विभाजन कर दिया गया। बाकी हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इलाकों के आधार पर जो डायरेक्ट कंट्रोल में थे जो इलाका अंग्रेज़ों के, वो इस तरह से दो देशों में बांट दिया गया। लेकिन जो देशी रियासतें थी, लगभग 550 से भी ज़्यादा देशी रियासतें थी, तो उनके बारे में ये कहा गया कि अब ये रियासतें अपना निर्णय खुद करेंगी। नियम के तहत उनको छूट दी गई कि वो भारत में शामिल होना चाहे भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और यदि वो अलग देश बनाना चाहे, अलग रहना चाहें, यानी कि किसी भी देश में शामिल ना होना चाहे, तो स्वतंत्र रह सकते हैं। क्योंकि राजाओं महाराजाओं ने जब आज़ादी मिलने की बात आई तो उन्होंने अंग्रेज़ों से प्रार्थना की मिलकर कि हमने हमेशा इतने सालों तक आपकी वफादारी की है, तो अब जाते जाते आप हमारे हित में ये काम करके जाओ।
और अंग्रेज़ों के वफादार रहे थे सारे राजा महाराजा, और शासन चलाने में मदद हमेशा करते थे अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ों ने उनके हित में ये फैसला कर दिया था कि वो स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली ये बात तय थी कि किसी भी रियासत को इस तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता, न इसके लिए भारत तैयार था और ना ही इसके लिए पाकिस्तान तैयार था। तो कोशिश की गई कि रियासतों को, और माउंटबेटन जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे भारत के आज़ादी के बाद बने, तो उनका भी यही निर्णय था कि पहले भी गवर्नर थे, जब ये देश आज़ाद करने की बात हुई तो गवर्नर जनरल को बदलकर माउंटबेटन को भेजा गया था। और हमने स्वतंत्रता मिलने के बाद भी कुछ समय तक माउंटबेटन को ही अपना गवर्नर जनरल मान लिया था, जबकि पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उस दौरान तो माउंटबेटन ने भी ये राय दी रियासतों को कि वो किसी एक देश को चुन लें, अलग रहने का फैसला ना ले। और भारत के लिए भी ये मुश्किल था कि वो ऐसी रियासतों को स्वतंत्रता दे। तो ये काम उस वक्त के गृह मंत्री जो बाद में बने सरदार पटेल, उनको ये काम सौंपा गया कि आप रियासतों को तैयार करो भारत में विलय करने के लिए। तो सारे हथकंडे अपना कर, डरा कर, धमका कर, समझा कर या लालच देकर किसी भी तरह से सरदार पटेल ने ज़्यादातर रियासतों को इस बात के लिए मना लिया। एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन छापा गया, बनाया गया, प्रिंट किया गया और उस पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते थे जो भी विलय के लिए जो रियासत तैयार होती थी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिर्फ 3 रियासतों ने छोड़कर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक पाकिस्तान ने बनवाया था और एक भारत ने बनवाया था, तो दोनों अलग अलग थे उनकी। तो उसमें सिर्फ 3 रियासतों को, जो यहाँ लिखी हुई हैं, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इन 3 रियासतों को छोड़कर सभी रियासतों ने अपना फैसला 15 अगस्त 1947 से पहले कर लिया था पाकिस्तान में शामिल होने का या भारत में शामिल होने का। सिर्फ ये 3 रियासतें थी जिन्होंने फैसला नहीं किया। अब तीनों की अलग अलग क्यों फैसला नहीं किया, क्या समस्याएं थी और उसकी वजह से भारत पाक संबंधों में क्या क्या तनाव आए। इसमें सबसे गंभीर समस्या हमारे लिए कश्मीर की रही है, जो आज तक भी नहीं सुलझ पाई है। जूनागढ़ और हैदराबाद को तो किसी तरह सुलझा लिया गया था। तो इन तीनों रियासतों से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में और ज़्यादा कड़वाहट आ गई थी और कश्मीर तो फिर ऐसा मुद्दा बन गया कि भारत और पाकिस्तान के जो भी हमारे फॉरेन रिलेशन हैं, विदेशी संबंध हैं, वो सिर्फ इस समस्या के इर्द गिर्द इतना ज़्यादा घूमते हैं कि आज हम यदि व्यापार के एक क्षेत्र में या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के इंटरेस्ट के एक क्षेत्र में जो हम आपस में सहयोग नहीं कर पाए हैं, आज तक हमारा जो तनाव बना रहा है वो सिर्फ इस मुद्दे की वजह से, जब तक ये मुद्दा नहीं सुलझता, जब तक और मुद्दों पर भी हमारी सहमति नहीं बन पाती है। तो इन तीनों रियासतों को देखते क्या क्या समस्याएं थी। सबसे पहली जो समस्या थी वो जूनागढ़ को हम चर्चा करते हैं। जूनागढ़ जो इलाका था वो में उसमें जो आबादी थी वो 80% आबादी हिंदू थी और लेकिन उसका जो शासक था वो मुस्लिम था। अब समस्याएं ज़्यादातर यही होती थी, किसी एक क्षेत्र में हिंदू आबादी थी, शासक मुस्लिम था, जैसे कि जूनागढ़ में है या हैदराबाद में था। कुछ रियासतें ऐसे जिसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी या शासक हिंदू था और धर्म के आधार पर इन राजाओं का अलग अलग लगाव था। क्योंकि मुस्लिम राजाओं का लगाव पाकिस्तान की तरफ था क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र था और हिंदू राजाओं का झुकाव हिंदुस्तान की तरफ था। लेकिन मजबूरी की बात थी, ज़्यादातर तो राजा चाहते थे कि वो किसी भी राज्य में ना बने, क्योंकि हिंदुस्तान में भी नहीं बनना चाहते थे, रहना चाहते थे, क्योंकि हिंदुस्तान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने का फैसला किया था और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राजाओं महाराजाओं को महत्व नहीं दिया जाता या उनको कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाते। तो ये सोचकर सभी राजा ये मानते थे कि हमें कोई विशेष अधिकार या हमारा जो राजघराना है या हमारा जो राजशाही है
वो अब नहीं चलेगी, तो इसलिए वो मन से तैयार नहीं थे भारत में भी विलय करने के लिए। कुछ शासकों ने मान लिया था, उन्होंने स्थिति को भांप लिया था, समझ लिया था कि ये राजशाही नहीं चल सकती, वो तैयार हो गए थे। लेकिन ज़्यादातर शासक राजा ये मानते थे कि उनको अलग अगर रहने दिया जाए तो अलग ही वो रहने को ज़्यादा उत्सुक थे। तो जूनागढ़ में 80% आबादी जो थी वो हिंदू थी, लेकिन शासक मुस्लिम था, नवाब महाबत खान। और नवाब महाबत खान क्योंकि हिंदू आबादी थी और उसके चारों तरफ इंडिया की टेरिटरी लगती थी, तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता था। इस तरह से एक अलग पाकिस्तान में उसका विलय स्वीकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन महाबत खान ने और जिन्ना ने आपस में बात करके और इसको फिर जूनागढ़ में शामिल करवा लिया, न इसको पाकिस्तान में शामिल कर दिया। शासक ने 15 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर साइन कर दिए, पाकिस्तान ने जो बनाया था, यानी कि पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय कर दिया। और जिसको फिर पाकिस्तान ने भी 15 सितंबर 1947 को स्वीकार कर लिया था। लेकिन जैसे ये बात हुई तो भारत सरकार ने अपनी सेनाएं वहाँ पर भेज दी और उस एरिया की यानी कि उस रियासत की घेराबंदी कर दी, जिससे महाबत खान अपने परिवार के साथ भागकर पाकिस्तान चला गया। तो उस पर दबाव डाला गया और दबाव डाला गया तो फिर वहाँ के जो दीवान थे, जो परिवार तो ये भाग गया था महाबत खान का, फिर उसको दीवान थे सर शाह नवाज भुट्टो, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पिता थे, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के, जो दीवान थे जूनागढ़ के। तो उन्होंने स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को ये कहा कि वो आए और अपने अधिकारक क्षेत्र में इसको ले लें। तो 9 नवंबर 1947 को भारत की सेनाओं ने उसको ऑक्यूपाइड कर लिया। लेकिन उस टाइम पर फिर ये कहा गया कि क्योंकि हमारे नेताओं के ये आदर्श भी थे और ये आदर्श हम पर कुछ भारी भी पड़े फिर बाद में, वो जैसे नेहरू का आदर्श था कि हमें लोगों की राय के अनुसार ही किसी एरिया को या किसी रियासत को अपने में शामिल करेंगे, यदि लोग नाराज़ होंगे यानी कि जनता नहीं चाहेगी तो हम नहीं करेंगे। तो ये नहीं कहा गया, ये दिखाने के लिए कि हमने सिर्फ उसको कब्जा सेना भेजकर नहीं किया, तो कहा गया कि भारत में इसका विलय जब स्वीकार करेंगे हम, जब जनमत संग्रह करवा कर लोगों की राय जान लेंगे। और इस तरह से फरवरी 1948 में जनमत संग्रह प्लेबिसाइट करवाया गया और प्लेबिसाइट में लगभग एक तरफा यानी कि एक मत से ही लोगों ने भारत में शामिल होने की बात कही। लेकिन ये प्लेबिसाइट का मुद्दा जो शुरू कर दिया था रियासत को विलय कराने के लिए, यही मुद्दा फिर जम्मू कश्मीर पर भारी पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट की बात की तो थी शुरू में, लेकिन बाद में फिर इसको मना कर दिया गया था। तो इस तरह से जूनागढ़ की समस्या सुलझा ली गई, प्लेबिसाइट वहाँ पर करवाया गया, राजा भाग गया था और सेना के बल पर उसको पहले उस पर कंट्रोल किया गया था। तो इस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में इसको लेकर तनाव हो गया था, लेकिन ये समस्या सुलझ गई थी। फिर अगली समस्या हम देखते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में भी यही स्थिति थी। हैदराबाद सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरियस जो संपन्न रियासत थी, जिसकी अपनी डाक व्यवस्था, तार व्यवस्था, अपने एक आर्मी थी, बहुत बड़ी रियासत थी, बहुत संपन्न रियासत थी। निज़ाम उसके शासक होते थे, उसके शासक को निज़ाम कहा जाता था। और उस टाइम पर जो शासक थे ये मुस्लिम शासक, जिसका मीर सर ओस्मान अली खान, आसफ़ अली शाह शेवंत थे, रूलर मुस्लिम उस टाइम। तो ये शासक करते जिसको हम सामान्यतः निज़ाम के नाम से जानते हैं। अब निज़ाम की भी बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वो भी चाहता था कि हमारी तो इतनी संपन्न रियासत है, हम हर मामले में संपन्न, तो हम क्यों नहीं एक अलग देश बनाए। तो काफ़ी बड़ी रियासत भी थी, तो वो अलग देश बनाने को तैयार थे। उसको ये था यदि अलग देश ना बनाने दिया जाए तो फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और नहीं तो फिर अलग देश बनाए। अब भारत के लिए दोनों चीज़ें मुमकिन नहीं थी, क्योंकि हैदराबाद की स्थिति बिल्कुल
भारत के बीचों बीच थी और इस तरह भारत उसको अलग देश या पाकिस्तान के भाग के रूप में उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता था। और जो 1941 की जो सेंसस हुई थी उसके आधार पर वहाँ पर 85% आबादी जो थी वो हिंदुओं की थी, लेकिन हिंदुओं पर राजा द्वारा अत्याचार किए जाते थे। उसकी जो इरेगुलर आर्मीज को रजाकार बोलते थे, उनके आधार पर उनके द्वारा उनको दमन किया जाता था, शोषण किया जाता था। कोई किसी तरह की आवाज़ उठती थी उस आवाज़ को दबाया जाता था। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद या काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी निज़ाम किसी भी रूप में शामिल, किसी भी रूप में तैयार नहीं हुआ रियासत का विलय करने के। उसको लोभ लालच भी दिए गए लेकिन वो नहीं माना। उसको ये था कि इतनी जल्दी उस पर काबू नहीं पाया जा सकता जितनी जल्दी जूनागढ़ को काबू कर लिया गया है। और उसने ये भी धमकी दे कि हम बहुत सारे हिंदुओं की हत्याएं करवा देंगे यदि हमारे ऊपर कोई सैनिक कार्रवाई करने की कोशिश की, और काफ़ी हत्याएं हुई भी थी उस टाइम पर। तो एक नवंबर 1947 में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया गया भारत के साथ, जिसका मतलब था कि जब तक कोई और समझौता ना किया जाए, जब तक आपस में हमारी बातचीत पूरी नहीं हो जाती। लेकिन काफ़ी इंतजार करने के बाद फिर भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के नाम से एक अभियान चलाया 1948 में, जिसमें भारतीय सेनाओं को दाखिल कर दिया गया हैदराबाद में। और फिर 2-4-5 दिन के संघर्ष के बाद जल्दी ही उस पर काबू पा लिया गया। और इस तरह फिर मजबूर होकर निज़ाम ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने पड़े, जिस तरह से फिर ये भारत की रियासत, जो एक रियासत थी, ये भारत का हिस्सा बन गई। तो इस तरह हैदराबाद की समस्या को भी सुलझा लिया गया और इसमें पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये कहा जाता कि उसने नेहरू को भी इस मामले में विश्वास में नहीं लिया था, क्योंकि नेहरू अपनी ऐसी छवि बनाना चाहता था कि हम फोर्स या ज़बरदस्ती कोई कार्रवाई नहीं करते किसी देश पर, किसी एक क्षेत्र पर। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए सरदार पटेल को ऐसा लगा कि इसको मिलाना के लिए सेना की आवश्यकता है, तो उसने ये अभियान चलाकर और हैदराबाद की रियासत का विलय भारत में करवा दिया था। अब इसके बाद आती है जो कि सबसे गंभीर समस्या रही है भारत और पाकिस्तान के संबंधों में, और जो गंभीर इस सेंस में कि आज तक भी ये ख़त्म नहीं हुई है। आज भी हमारे सभी मुद्दों में जो भी समस्या है उनको अगर नहीं सुलझ पा रही आपस में, तो उसका एक कारण ये भी है कि कश्मीर डिस्प्यूट्स, भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद भी हुए, जो युद्ध भी हुए हैं। 1965 का युद्ध में भी कश्मीर डिस्प्यूट था, कारगिल का जो एक छोटा सा युद्ध हुआ था उसमें भी था। तो हर जगह पर ये 1948 में जो युद्ध हुआ, जो शुरू में हो गया था, उसमें भी कश्मीर का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबसे ज़्यादा चर्चा जब भारत और पाकिस्तान के संबंधों की होती है तो उसमें कश्मीर विवाद सबसे पहले आता है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि कश्मीर विवाद क्या था और क्यों इसमें भारत का पक्ष क्या था और पाकिस्तान का पक्ष क्या था, और आज क्या स्थिति है इस बात को लेकर। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो कश्मीर पर दुरानी एम्पायर का शासन रहा था, अफगानों का शासन रहा था 1752 से लेकर 1890 तक। लेकिन फिर बाद में इसने सिख एम्पायर ने इसको अपने एक क्षेत्र में शामिल कर लिया था और उसके एक क्षेत्र में ये 1840 तक रहा। फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर यानी कि जो एंग्लो सिख वार जो हुए, जो सिखों के और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए, तो उसमें ये संधि हुई अंग्रेज़ों के साथ और कश्मीर को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ पैसे लेकर ये डोगरा डायनेस्टी को ये रियासत सौंप दी थी। और उसी डोगरा डायनेस्टी जो गुलाब सिंह को रियासत सौंपी गई थी, उसी के वंशज हरि सिंह उस टाइम पर राजा थे जिस टाइम पर भारत को आज़ादी मिली थी या ये समस्या जब शुरू हुई थी। और वहाँ की स्थिति क्या थी, अगर वहाँ का डायनामिक देखा जाए तो वहाँ पर 1941 की सेंसस के आधार पर 77% मुस्लिम आबादी थी और 20% हिंदू आबादी थी। तो इस आधार पर
इस रियासत का विलय यदि धर्म के आधार पर ही होता तो फिर पाकिस्तान में इसका विलय होना था। और शुरू में भारतीय शासकों की रुचि भी नहीं थी इसको अपने में शामिल करने की, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये अगर राजा हरि सिंह ये फैसला पहले कर लेता और अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान में कर देता तो शायद ये समस्या नहीं होनी थी, भारत भी इसको स्वीकार कर सकता था। महाराजा हरि सिंह ने लेकिन कोई फैसला नहीं किया। माउंटबेटन ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, सभी ने बहुत कोशिश की कि मनाने की कि कोई फैसला करे हो भारत में शामिल होने का या पाकिस्तान में शामिल होने का। लेकिन महाराजा के सामने भी दो समस्याएं थी। यदि वो पाकिस्तान में जाता है तो एक हिंदू शासक के रूप में उसको सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य था। ये उसको पता था कि आज चाहे वो कुछ भी बात कहे जी ना, लेकिन अगर उसमें शामिल होने के बाद उसकी हैसियत बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत के सामने भी यही समस्या थी, भारत के प्रति भी उसकी यही समस्या थी, क्योंकि भारत ने डेमोक्रेटिक व्यवस्था को अपना लिया था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना लिया था। और जो लोकतंत्र के लिए जो शेख अब्दुल्ला जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, वो नेहरू के निजी मित्र भी थे और उसका समर्थन भी करते थे आंदोलन का। तो यहाँ भी राजा को ये लगता था कि यहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो उसका कट्टर दुश्मन शेख अब्दुल्ला है उसको सत्ता दे दी जाएगी और उसका इसमें कोई उसकी राजशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। तो भारत में भी बिल्कुल शामिल होने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ जो शेख अब्दुल्ला जो उस वक्त बहुत लोकप्रिय नेता था कश्मीर का, जो लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहा था या राजा के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता था, क्योंकि वहाँ पर हिंदू शासक था तो मुस्लिमों पर भी भेदभाव किया जाता था, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो वो शेख अब्दुल्ला इसका समर्थक था। तो राजा हरि सिंह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसको ये लगा था कि ये सत्ता शेख अब्दुल्ला के पास जाएगी। तो उसने फिर उसने जोग्राफिकल लोकेशन का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि हैदराबाद या जूनागढ़ की तरह जो है कश्मीर रियासत जो है वो नहीं है बीचों बीच भारत के, ये बॉर्डर पर है, सीमा पर है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसको एक स्वतंत्र देश बनाया जा सकता है। बफर स्टेट के रूप में उसने एजम्पशन की कि एक बफर स्टेट के रूप में जम्मू कश्मीर एक छोटा सा देश अलग से बन सकता है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान भी तैयार नहीं था और भारत भी तैयार नहीं। पाकिस्तान तो बिल्कुल इसको बहुत उतारू था इसको अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए। अगर उसको ये लगा कि ये राजा नहीं मानने को तैयार है तो फिर बाद में उसने सैनिक कार्रवाई के द्वारा भी ऐसा करने की कोशिश की और एक अटैक ट्राइबल्स के माध्यम से वहाँ पर जिसको जो मुख्य जनजाति थी उन लोगों को उकसाया गया, हथियार दिए गए और कुछ पाकिस्तानी सेना भी उसमें शामिल हुई और हमला कर दिया गया राजा पर, उस पर ज़बरदस्ती उसका पाकिस्तान में विलय करने के लिए। तो लेकिन जब उसी वक्त जब उस पर हमला कर दिया गया कश्मीर रियासत पर, तो राजा हरि सिंह के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की सेना का मुकाबला कर सके। तो उसने शरण मांगी या मदद मांगी भारत से कि वो अपनी सेनाएं भेजे और उसकी मदद करे। लेकिन माउंटबेटन ने ये शर्त लगा दी, क्योंकि गवर्नर जनरल उस टाइम पर वही थे, कि हम भारत की सेना को कैसे आदेश दे सकते हैं जब क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। यदि कश्मीर रियासत को विलय हो जाए तो फिर वो हमारा हिस्सा बन जाएगा और फिर हम अपने हिस्से की सुरक्षा के लिए सेनाएं भेज सकते हैं। तो इस दबाव में आकर महाराजा ने फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह के कानूनी रूप से कश्मीर जो हो भारत का हिस्सा बन गया। आज भी इसी आधार पर भारत कहता है कि ये भारत का अभिन्न अंग है और इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो जब ये हिस्सा बन गया तो फिर भारत को अब गवर्नर जनरल वैसे अपनी सेनाएं नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि दोनों तरफ से सेना अध्यक्ष उस टाइम अंग्रेज ही थे। लेकिन फिर भी जब ये बात हो गई और पटेल ने और नेहरू ने दबाव डाला तो फिर माउंटबेटन अपनी सेनाएं भेजने को तैयार हो गया। तो इस तरह से फिर भारत और पाकिस्तान में
पहला ही आज़ादी होते ही एक वॉर शुरू हो गया। तो उस वॉर में, उस युद्ध में फिर दोनों सेनाओं की लड़ाई शुरू हो गई और धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना या जो ट्राइबल्स थे वो पीछे हटना शुरू हो गए। लेकिन इसी दौरान फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको राय दी कि वो इस मुद्दे को यूएनओ लेकर जाए, क्योंकि यूएनओ की उस टाइम पर स्थापना हुई थी और यूएनओ से काफ़ी उम्मीदें थी और नेहरू को और ज़्यादा उम्मीदें थी, शायद ये एक संगठन है जो विवादों को सुलझाने में कारगर साबित होगा। लेकिन उस वक्त तक शीत युद्ध भी शुरू हो चुका था, जिसका आकलन नेहरू ने शायद सही तरीके से नहीं किया। तो जिस वजह से इस मुद्दे को भारत द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ले जाया गया। हालांकि शेख अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर का भारत में विलय चाहता था पूरी तरह से, और इस लड़ाई में उसने भारतीय सेना की काफ़ी मदद भी की थी, उसने इस बात का विरोध किया था कि इसको नहीं ले जाया जाए। और बाद में सारा देश या नेहरू, पटेल वगैरह काफ़ी शॉक्ड थे जब उन्होंने ये फैसला नेहरू का सुना कि इस मुद्दे को सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया है। और 1 जनवरी 1948 को इस मुद्दे को ले जाया गया। तो अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगी? सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी के पास मुद्दा ले जाया जाएगा तो सबसे पहले तो यही बात कहेगी, सबसे पहले तो आप युद्ध बंद करो। जब तक लड़ाई बंद नहीं होगी, जब तक समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? तो दोनों देशों ने युद्ध बंद कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर। और युद्ध बंद होने के साथ ही जहाँ जिसकी सेनाएं जहाँ पर थी वहीं रुक गई, जिसको फिर सीज फायर लाइन नाम दिया गया, जिस जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहेगा और कुछ हिस्सा भारत के कब्जे में रहेगा। जो बीच की जो सीमा रेखा बनी उसको सीज फायर लाइन कहा जाता था। फिर बाद में जब शिमला समझौता किया तो उसको फिर सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का नाम दिया गया, जिसको आज हम LOC के नाम से ही जानते हैं। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ और फिर युद्ध रुक गया, लेकिन ये समस्या ख़त्म नहीं हुई। अब फिर यूएनओ की बारी आई। यूएनओ ने या सिक्योरिटी काउंसिल ने नए नए अपने तरीके अपनाए, कमीशन बनाए, मीडिएटर बनाए और इस समस्या को सुलझाने के प्रयास किए। तो सबसे पहले एक कमीशन बनाया गया, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसने पहली रिपोर्ट 3 जुलाई को और फिर नया प्रपोजल 11 दिसंबर को सौंप दिया। और उस प्रपोजल में क्या था कि विड्रॉल फोर्सेज एंड प्लेबिसाइट, 2 बातें थी। पहले दोनों देश अपनी सेनाएं हटाएंगे वहाँ से, जम्मू कश्मीर से, और उसके बाद वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा और जनमत संग्रह के आधार पर फैसला लिया जाएगा कि कौन सा देश, किस देश में उसका विलय होगा, भारत में या पाकिस्तान में, और रियासत के लोग क्या चाहते हैं। लेकिन विड्रॉल का ये था कि पहले पाकिस्तान की सेनाएं विड्रॉल करेंगी और फिर भारत की सेनाएं विड्रॉल करेंगे, और भारत की इतनी सेनाएं रहेंगी जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़रूरी है, सिर्फ मिनिमम ऐसी रखी जाएंगी, और उसके बाद प्लेबिसाइड करवाया जाएगा। लेकिन इस बात के लिए फिर पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ। फिर दूसरी राय उन्होंने दी, अगर ये मुद्दा, ये प्रपोजल फेल हो गया तो उन्हें आर्बिट्रेशन की सलाह दी, जिसको भारत ने मना कर दिया। फिर मैकनॉटन प्लान आई, मैकनॉटन ने अपनी राय दी, इसको इस मुद्दे को सुलझाने को कहा गया। उसने भी विड्रॉल और प्लेबिसाइड की बात की, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद फिर डिक्सन प्लान आई, डिक्सन को ये काम सौंपा गया। उसका काम ये था कि जो प्रपोजल दिया गया था यूएनसी का, सिक्योरिटी काउंसिल का, कि विड्रॉल करवाया जाए और प्लेबिसाइड करवाया, तो उसके प्रोसीजर तैयार करना था भी कैसे विड्रॉल होगा, किस तरह से प्रोसेस किया जाएगा और किस तरह से जनमत संग्रह करवाया जाएगा। लेकिन उसको फिर पाकिस्तान द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ग्राहम मिशन मीडिएटर बनाया गया, एक फ्रैंक पी ग्राहम, उसने इसको सुलझाने का प्रयास किया। लेकिन दोनों, जब तक मुद्दा इतना ज़्यादा उलझ चुका था कि शीत युद्ध भी शुरू हो चुका था, अपने अपने स्वार्थ भी महाशक्तियों के जुड़ गए थे,
और परिस्थितियाँ भी बदलने लग गई थी। फिर भारत ने भी जो प्लेबिसाइट की जो बात शुरू में नेहरू ने शुरू की थी, फिर उस आइडियाज़ को भी ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो जिसके आधार पर, जिसके दम पर नेहरू को लगता था कि प्लेबिसाइट हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि वो सबसे लोकप्रिय नेता थे उस टाइम पर भारत, उस टाइम पर कश्मीर के, और वो भारत के पूरे समर्थक थे, भारत में विलय चाहते थे। लेकिन फिर उसके सुर भी, अब्दुल्ला के सुर भी धीरे धीरे बदलने लगे और उसका झुकाव भी पाकिस्तान की तरफ होने लगा, नेहरू के विरोध होने लगा या फिर अलग होने की बात करने लगा। तो उसको फिर लगा प्लेबिसाइट अब नहीं है उचित, या फिर भारत को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि प्लेबिसाइट अब उसके हक में नहीं जाएगा, तो फिर उसको ये आइडिया छोड़ दिया गया। इसके लिए अलग अलग तर्क भी दिए गए कि लोगों ने स्वीकार कर लिया है, या संविधान उसका बना दिया गया, या संविधान के आधार पर चुनाव होने शुरू हो गए। तो जब उन्होंने भारत के संविधान को मान लिया, उसके अनुसार शासन व्यवस्था चलने लगी, तो हमें जनमत की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कश्मीर समस्या इससे नहीं सुलझी। 1965 का युद्ध भी हुआ भारत पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे को लेकर। शिमला एग्रीमेंट में यह तय किया गया कि सभी मुद्दे जो हैं वो द्विपक्षीय वार्तालाप के द्वारा सुलझाए जाएंगे, चाहे कश्मीर मुद्दा हो। और फिर 1989 के बाद एक अलग रास्ता वहाँ के लोगों ने अपना लिया। उन्होंने कुछ टेररिस्ट ग्रुप बनने शुरू हो गए और फिर उन्होंने आतंक फैलाकर या आतंकवाद के माध्यम से कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए प्रयास शुरू हो गए। और जो आतंकवादी प्रयास जो है, आतंक के प्रयास हो आज तक भी जारी हैं। जगह जगह पर हम देखते हैं कि आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, और यह आतंकवाद भी अब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में एक बिगाड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण आतंकवाद की समस्याएं भी बन चुकी हैं। तो ये कश्मीर का मुद्दा इतना उलझ गया, इसमें दोनों देशों के अपने अपने तर्क थे। पाकिस्तान का तर्क था कि जनमत संग्रह करवाया जाए, जिस तरह आप जूनागढ़ में आपने करवाया, दिखाया कि हम उसके करते हैं, तो यहाँ पर भी होना चाहिए। शासक की बात ना मान के जनता की राय को महत्व दिया जाना चाहिए, ये नेहरू की फिलॉसफी थी, लेकिन उसको यहाँ पर लागू नहीं किया गया। दूसरी तरफ भारत कहता है कि कानूनी रूप से राजा ने उसका विलय भारत में किया है और इस तरह भारत की रियासत है, और लोगों ने भारत के संविधान को मानते हुए वहाँ पर रहना स्वीकार किया, तो जनमत संग्रह की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोनों देशों के अपने अपने पक्ष हैं, अपने अपने लॉजिक है, जिसके आधार पर किसी का दावा पूरी तरह से पुष्ट नहीं होता। भारतवासियों का मानना है कि कश्मीर पर भारत का दावा है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा जायज़ बनता है। तो इसी वजह से ये मुद्दा उलझा हुआ है। इसके बाद दोनों देशों के राजनेताओं ने भी कश्मीर मुद्दे को भड़काकर अपनी अपनी राजनीति चलाने की कोशिश की। इसके आधार पर भावनाएं दूसरे देश के खिलाफ भड़काई जाती हैं, ताकि देशभक्ति भावना भड़काकर अपने पक्ष में वोट प्राप्त किए जाएं। तो इसी तरह वोट की राजनीति पाकिस्तान में भी चलती रही। वहाँ के लोगों को भड़काया गया, कश्मीर हमारा, उसको नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर भारत के लोगों को भारत के नेताओं द्वारा भड़काया गया, कश्मीर हमारा, हम उसके बिना नहीं रहेंगे। तो इस तरह भावनाएं भड़का दी गई हैं कि अब यदि इसका कोई समाधान करने की कोशिश भी होती है, तो फिर जनता का विद्रोह शासक के खिलाफ हो जाता है। यदि कश्मीर को बंटवारा करके हो जाता है, समझौता होता है, तो उसको भी असंभव सा बना दिया, क्योंकि भावनाएं लोगों की इतनी ज़्यादा भड़का दी गई हैं। भारत को भी पूरा कश्मीर चाहिए और पाकिस्तान को भी पूरा कश्मीर चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसका कश्मीर पर कोई अक्षेत्र नहीं है, बल्कि कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत है और उसको आज़ाद कश्मीर बोलता है, और भारत वाले कश्मीर का जो हिस्सा उसको गुलाम कश्मीर बोला जाता है। और वो कहते हैं तो आज़ादी की लड़ाई वहाँ के कश्मीर के खुद लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो एक मान्य बात है कि पाकिस्तान की सरकार द्वारा उन आतंकवादियों को पूरी मदद की जाती है, ताकि कश्मीर को भारत से अलग करवाया जाए। तो ये समस्या ख़त्म नहीं हुई है। आज भी
कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव चलता रहता है। युद्ध हो चुके हैं और भविष्य में भी फिर भी कभी युद्ध हो सकते हैं कश्मीर समस्या को लेकर। तो ये देशी रियासतों की समस्याएं थी जिसमें सारी सुलझ गई। सिर्फ एक कश्मीर समस्या ऐसी है जो कि नहीं सुलझी है। अगली जो समस्या रही भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर, वो समस्या थी डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और माइनॉरिटीज़ को लेकर। क्योंकि भारत का जो बंटवारा हुआ वो बड़ा ही दर्दनाक था। शायद नेताओं को यह आभास नहीं था कितनी ज़्यादा अव्यवस्था, इतनी ज़्यादा हिंसा बंटवारे के दौरान हो सकती है। हालांकि ये कहा गया था कि बंटवारा ज़मीन का हुआ है, लोगों का नहीं हुआ है। जो लोग जहाँ हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हो, वहीं पर रह सकते हैं, उनको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन लोगों की भावनाएं आपस में इतनी ज़्यादा भड़काई जा चुकी थी, नेताओं द्वारा एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा द्वेष पैदा किया जा चुका था कि हिंदू अपने पास मुसलमानों को नहीं देखना चाहते थे और मुसलमान अपने पास हिंदू को नहीं देखना चाहते थे। और कुछ भड़की हुई भावनाओं की वजह से और कुछ लूट के इरादे से, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोगों का धन लूटा गया था, रेप की घटनाएं की गई थी, महिलाओं को लूट लिया गया था, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई थी। बहुत सारे लोगों को अपना देश छोड़कर, अपनी सारी ज़मीन जायदाद, घर परिवार छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा था। तो उन लोगों को यहाँ पर बसाने की समस्याएं बहुत गंभीर थी। इधर पाकिस्तान में जो यहाँ से मुसलमान गए थे उनको बसाना था, उनको कारोबार देना था, घर बना कर देना था या उनका रहने का इंतज़ाम करना था। वहाँ से जो हिंदू डिस्प्लेस होकर आए थे उनको यहाँ पर रहने के लिए स्थान देना था। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो मुस्लिम बच गए थे उनके हितों की रक्षा करनी थी, या पाकिस्तान में जो हिंदू बच गए थे उनके हितों की भी रक्षा करनी थी। अब ये दोनों पर आरोप लगते रहे। इधर पाकिस्तान पर भारत सरकार का या लोगों का ये आरोप लगता रहा कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ, जो कि वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, उचित व्यवहार नहीं किया जाता। उसी तरह का आरोप भारत सरकार पर लगता था पाकिस्तान की तरफ से या वहाँ के लोगों की तरफ से कि भारत में मुस्लिम आबादी के साथ जो है वो सही व्यवहार नहीं किया जाता या उनको सही अधिकार नहीं दिए जाते। हालांकि डिस्प्लेस्ड पर्सन को, माइनॉरिटीज़ के मुद्दे को सुलझाने के लिए पंडित नेहरू और जो लियाकत अली खान के बीच में एक समझौता हुआ था 8 अप्रैल 1950 को, जिसको नेहरू लियाकत एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, कि इस समस्या को सुलझाया जाए और आपस में एक दूसरे से बातचीत करके इस समस्या का हल किया जाए और माइनॉरिटीज़ को अधिकार दिए जाए। हालांकि इसका खिलाफत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी न्योगी ने की, तो रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने पार्लियामेंट से, और ये समझौता फिर सुलझ गया था। ये समझौता फिर 8 अप्रैल 1956 को एक्सपायर भी होगा था, यानी कि कुछ समय के लिए ही एक एग्रीमेंट किया गया था। तो दूसरी समस्या ये रही जिसको सुलझा लिया गया था। एक सीमा विवाद जो था कश्मीर के मामले में, तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके अलावा भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट रहे हैं उसको रन ऑफ कच्छ में पड़ती है एक क्षेत्र। और इस जो कच्छ रियासत थी, जो देशी रियासत कच्छ थी, उसका भारत में विलय उसने कर दिया था। गुजरात और सिंध के बॉर्डर पर एक क्षेत्र लगता है कच्छ का रण। लेकिन पाकिस्तान ने यह दावा किया कि जो 3500 स्क्वायर माइल का जो क्षेत्र है जो कच्छ रियासत का, वो सिंध प्रांत का हिस्सा होना चाहिए, और उस पर अपना दावा पेश किया। उस दावे को लेकर अप्रैल जून में 1965 में थोड़ा सा इनमें संघर्ष भी हुआ, मुठभेड़ भी हुई। लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन के प्रयासों से युद्ध विराम करवा दिया गया, दोनों देशों में रोक दी गई उस झड़प को, और दोनों देश तैयार हो गए कि 1 जनवरी 1965 को जहाँ जहाँ जिसका अधिकारक क्षेत्र था वहीं तक वो रहेंगे, उससे आगे कोई भी एक दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा, उसी को भी सीमा मानेंगे अपनी।
और केस जो हो आर्बिट्रेशन को सौंप दिया गया, भाई आर्बिट्रेटर को दे दिया गया, भाई ये जो फैसला करेगा उसको भारत और पाकिस्तान मानेंगे। और फिर 1968 में इस आर्बिट्रेटर ने अपना फैसला दिया, आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया और 300 स्क्वायर मील का क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया और लगभग 90% क्षेत्र जो है रण ऑफ कच्छ का वो भारत को हिस्से में आया। हालांकि भारत ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि सारा क्षेत्र उसका होना चाहिए था, लेकिन बाद में इसको अंतर्राष्ट्रीय नियमों को देखते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इस तरह रण ऑफ कच्छ का विवाद एक किस्म से सुलझा लिया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब अगला जो विवाद रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में वो रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रहा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नदियां हैं, जो पंजाब क्षेत्र जो है, जो 5 नदियां आती हैं यहाँ पर सिंधु नदी को छोड़कर, वो 5 नदियाँ पाकिस्तान से होकर भी गुजरती हैं, पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से होकर भी गुजरती हैं। और दोनों में विवाद था कि पहले तो एक ही देश था, तो ऐसा कोई नदी जल बंटवारे कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब नदी दोनों क्षेत्रों में बहती है और दोनों के लिए उनका पानी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनके बीच में फिर विवाद होना लाजिमी था। तो विवाद को सुलझाने के लिए, विवाद का हल निकालने के लिए एक समझौता किया गया, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को समझौता किया गया, जिस पर नेहरू और अयूब खान, भारत की तरफ से पंडित नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के शासक अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और ये मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है हमारी यूएनओ की, उसने इसकी मध्यस्थता करके और भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता करवाया था। अब 2 हिस्सों में बांटते हैं उन रिवरों को, एक ईस्ट रिवर और एक वेस्ट रिवर। ईस्ट रिवर में रावी, सतलुज और व्यास आती हैं और वेस्ट रिवर में इंडस, झेलम और चेनाब आती हैं। और ये फैसला किया गया कि वेस्ट रिवर्स का जो जल है, जो पानी है, वो पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा और जो ईस्ट रिवर्स है, रावी, सतलुज और व्यास, इनका जो पानी है वो भारत के हिस्से में आएगा। तो इस तरह से बंटवारा किया गया। लेकिन अब भी विवाद चलता रहता है, जैसे किशनगंगा प्रोजेक्ट को लेकर विवाद है या तुलबुल प्रोजेक्ट को लेकर विवाद है। तुलबुल जो झेलम नदी पर जो बनाई गई है, जो एक बांध बनाने की, बैराज बनाने का जो काम होता है, असल में जब भी नदियों पर कोई बांध बनाने का प्रयास किया जाता है तो एक देश करता है तो दूसरे देश इस पर आरोप लगाता है कि ये इसे पानी को रोकने का प्रयास है, या ये इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन है, या ये नियमों का उल्लंघन है। तो इस तरह जो किशनगंगा पर जो भारत प्रोजेक्ट बना रहा है उसका पाकिस्तान द्वारा विरोध किया जा रहा है, या झेलम नदी पर जो बैराज बनाने का प्रयास काम कर रहा है भारत, जिसको तुलबुल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, तो उसका भी पाकिस्तान द्वारा विरोध किया जाता है। तो आज भी नदी जल बंटवारे को होने के बाद भी, इंडस वाटर ट्रीटी के बावजूद भी, नदियों के जल बंटवारे को लेकर या बांध बनाने को लेकर या कोई झील बनाने को लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ये विवाद पाकिस्तान द्वारा उठाया जाता रहा है। अब ये नदी जल बंटवारे के बाद अब एक जो और घटना घटी पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसने संबंधों को और ज़्यादा बिगाड़ दिया था, वो था भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध 1965। इस युद्ध को समझने से पहले हमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी समझ लेना चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान अलग देश बना, उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद भारत और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक शीत युद्ध शुरू हो गया था। शुरू में अमेरिका ने कोशिश की कि भारत को अपने गुट में शामिल कर लिया जाए, लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और बाद में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अमेरिकी गुट का हिस्सा बन गया। जो सैनिक संधियाँ अमेरिकी गुट द्वारा की गई
बगदाद पैक्ट और सीटो, साउथ एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उन संधियों का पाकिस्तान हिस्सा बन गया। तो हिस्सा बनने के बाद अब पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों की सप्लाई होना शुरू हो गया। हालांकि दावा ये किया गया कि ये हथियार पाकिस्तान को साम्यवाद से निपटने के लिए दिए जा रहे हैं और इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हथियार हथियार होते हैं। जब भी किसी के साथ युद्ध होता है, हथियार ऐसे बांटे नहीं जाते, किसके साथ युद्ध होगा तो इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे या इसके साथ होगा तो नहीं करेंगे। तो वो हर जगह हर युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पाकिस्तान अमेरिकी गुट का सदस्य हो गया था। दूसरी तरफ भारत और चीन के रिश्तों में तनाव आ गया था और चीन से भारत 1962 के युद्ध में हार भी चुका था। पंडित नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो इन कई वजहों से, एक तो अमेरिका से मिलने वाली हथियारों की मदद की वजह से या उसके संधि संगठन में शामिल होने की वजह से उसको लगता था कि अमेरिका उसकी मदद करेगा। भारत और चीन के युद्ध में भारत की हार की वजह से उसको लगा कि भारत एक कमज़ोर देश है। नेहरू की मृत्यु के बाद उसको लगा कि लाल बहादुर शास्त्री कमज़ोर प्रधानमंत्री है, वो नहीं संभाल पाएंगे स्थिति को। तो इस सारा आकलन करते हुए पाकिस्तान ने शक्ति के बल पर जम्मू कश्मीर को हथियाने का एक प्रयास किया और कश्मीर में घुसपैठ करवाई गई और बाद में कहा गया कि घुसपैठिए जाकर विद्रोह कर देंगे और विद्रोह को साथ देने के लिए, विद्रोह का साथ देने के लिए फिर पाकिस्तानी सेना उसका मदद करेगी और इस तरह से कश्मीर को आज़ाद करवा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। परिस्थितियाँ ऐसी नहीं रही। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने इस युद्ध को जीत लिया, जिसकी वजह से कश्मीर को हथियाने का जो युद्ध के माध्यम से ताकत के बल पर जो हथियाने का संकल्प या हथियाने का जो मंसूबा था वो उस वक्त पाकिस्तान का पूरा नहीं हो सका। तो कश्मीर में 4 अगस्त 1945 को घुसपैठ करवाई गई और 1 सितंबर 1965 को युद्ध घोषित कर दिया भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को ये भी अंदाज़ा नहीं था कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने की हिम्मत कर पाएगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने आदेश दे दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दे दी थी सेना को। जिस तरह से एक पूरा युद्ध इसमें छिड़ गया था। तो जैसी उम्मीद पाकिस्तान को थी अमेरिका से या चाइना से, वैसी उसको समर्थन नहीं मिला। वर्बली सपोर्ट मिली, लेकिन युद्ध में उन्होंने सीधा सहयोग पाकिस्तान का नहीं किया। हालांकि सोवियत संघ का रवैया भी भारत के पक्ष में उस वक्त नहीं था, बल्कि दोनों की पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ उसने समान सा व्यवहार किया। यूएसएसआर ने इक्वली ट्रीट किया था उस युद्ध में। हालांकि जब हम आगे देखेंगे 1971 के वार में, तो उसमें उसने खुलकर भारत का समर्थन किया था अमेरिका ने। तो जब ये युद्ध हुआ, तो युद्ध जब काफ़ी बढ़ गया, तो अमेरिका के और देशों के दबाव के आधार पर या सोवियत संघ के प्रभावों के आधार पर भी फिर युद्ध विराम करवा दिया गया 23 सितंबर 1965 को। ट्रस्ट एग्रीमेंट यानी कि युद्ध विराम हो गया दोनों देशों के बीच में। और दोनों देशों ने सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठाया गया, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने दोनों देशों से आग्रह किया कि वो 5 अगस्त 1965 को जिस स्थिति पर थे, यानी कि युद्ध हो जब घुसपैठ हुई उसी दिन से, वो उसी स्थिति पर चले जाए। यानी कि एक दूसरे के क्षेत्र में जो सेनाएं घुस चुकी हैं या कुछ क्षेत्र पर जो कब्जा कर लिया है उसको छोड़ दिया जाए। इसके बाद फिर जो घटनाएं घटी, इसके बाद फिर उनके बीच में समझौता हुआ। फिर ताशकंद समझौता किया गया। रूस की एक शहर है ताशकंद, वहाँ पर कोसिगिन जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर, उसके प्रयासों से दोनों देशों के अध्यक्षों को, लाल बहादुर शास्त्री को और अयूब खान को, दोनों को बुलाया गया ताशकंद में वार्ता करने के लिए। और 3 से 10
जनवरी तक वार्ता चली और उस पर पहले युद्ध विराम था, फिर परमानेंटली युद्ध को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा दोनों देशों ने कर दी थी। उस समझौते पर लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान दोनों ने हस्ताक्षर किए थे और इस समझौते को पाकिस्तान की जीत माना जाता है क्योंकि उसने अपने खोए हुए सारे क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिए थे। लेकिन नेहरू लाल बहादुर शास्त्री की उसी रात, जिस रात समझौता किया था, रात को ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। ये भारत के लिए एक बड़ा ही शोक समाचार था कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री की ऐसे समय पर मृत्यु हो गई थी। पीसफुल रिजोल्व इशू रिटर्न, तो जो समझौते में जो बात शामिल की थी, ताश समझौते में जिन जिन बातों पर सहमति हुई थी वो ये था कि अपने सभी विवादों को हम शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। 5 अगस्त 1965 को जो हमारी पोजीशन थी दोनों देशों की, उसी पोजीशन पर लौट जाएंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे या एक दूसरे के खिलाफ जो हम हेट प्रोपगेंडा चलाते हैं, यानी कि एक दूसरे को बदनाम करने का जो प्रयास करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, उसको बंद करेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशन जो युद्ध के टाइम पर ख़त्म हो चुके थे उनको दोबारा स्थापित करेंगे और इसके अलावा इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन भी डेवलप करेंगे। और इसके अलावा जो युद्धबंदी हैं, जो एक दूसरे की सेनाओं ने एक दूसरे के सैनिकों को जो युद्धबंदी के रूप में पकड़ लिया है, उनको भी एक दूसरे के देश को वापस भेज देंगे। तो ये समझौते ताशकंद समझौते में किए गए, जो 1965 के युद्ध के बाद जो ये समझौता हुआ था। अब जो अगली घटना घटी वह थी भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का युद्ध। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में, बांग्लादेश के रूप में उभर कर सामने आया था, यानी कि पाकिस्तान का विभाजन उस युद्ध में हो गया था। तो इससे पहले हम थोड़ा से इस समस्या को जानने की कोशिश करते हैं कि ये युद्ध की नौबत क्यों आई। 1971 से पहले पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम आज बांग्लादेश के रूप में देखते हैं, दोनों की अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, सब कुछ अलग अलग था। लेकिन सत्ता पर हमेशा कंट्रोल जो रहता था वो वेस्ट पाकिस्तान का ही रहता था और उन्होंने अपनी कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को ईस्ट पाकिस्तान बंगाली लोगों पर थोपने का प्रयास किया था, जिससे वहाँ काफ़ी नाराज़गी थी। तो हुआ क्या कि 1970 में चुनाव हुए वहाँ की नेशनल असेंबली के लिए। वो उस नेशनल असेंबली में जो ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी आवामी लीग, जिसके मुखिया शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने चुनाव जीत लिया और इतना चुनाव जीत लिया कि अब उसको प्रधानमंत्री बनाया जाना था। लेकिन ये बात वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं को स्वीकार नहीं की गई और जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलकर याह्या खान ने उसको प्रधानमंत्री बनाने से मना कर दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में जीती हुई पार्टी को आपने सत्ता देने से मना कर दिया। तो विद्रोह हुआ। विद्रोह को रोकने के प्रयास किए गए, पाकिस्तान की सेनाएं भेज दी गई। तो उसमें समस्या क्या रही फिर? उसके बाद समस्या ये रही कि बहुत सारे जब दमन होने लगा पाकिस्तान की सेना द्वारा बंगालियों का, तो बहुत सारे लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आने लगे, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा ईस्ट पाकिस्तान से बहुत लंबी सीमा है, तो उससे आने लगे। तो भारतीयों के लिए ये समस्या हो गई कि उनको कैसे अब इनके रहने का इंतज़ाम किया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान से भारत ने आग्रह किया कि वो ये दमन को रोके और जो रिफ्यूजीज़ आए हैं इनको वापस ले और इनको रोकने का प्रयास करे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि जो विद्रोह हुआ है
ईस्ट पाकिस्तान में, उसको भारत ने भड़काया है या भारत की मदद मिल रही है, भारत के सैनिक मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से, तभी ये विद्रोह इतना गंभीर हो चुका है। तो इस तरह से दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और तनाव इतना बढ़ गया कि अंत में 4 दिसंबर को युद्ध की घोषणा कर दी गई पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ, और जो 16 दिसंबर तक चला जब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। तो इस युद्ध में भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत अमेरिका के संबंध सबसे निचले पॉइंट पर आ गए थे, यानी कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे। इस युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ का तनाव जो था वो यहाँ पर दोनों गुटों का दिख सामने आया। अमेरिका ने पूरी तरह से अमेरिका को मदद की, दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भारत को मदद की, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया और वो डायरेक्टली दोनों महाशक्तियाँ इंटरफेयर नहीं कर सकी। अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7th फ्लीट, एक जो वॉरशिप था, उसको भी इंडियन ओशन में भेज दिया था। हालांकि उसने ये कहा था कि हमारे कुछ नागरिक बांग्लादेश में, हम उनको बचाने के लिए भेजा है। लेकिन जब पता चला कि सोवियत संघ ने जब धमकी दी कि अगर वो युद्ध में शामिल हुआ तो सोवियत संघ भारत की तरफ से शामिल हो जाएगा, तो फिर वो वापस चले गए थे। तो इस युद्ध में 2 घटनाएं घटी। एक तो पाकिस्तान की पूरी तरह से हार हुई और नियाजी जो ईस्ट पाकिस्तान की सेना का कमांडर था, उसने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया भारत को के सामने, और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंट गया। एक ईस्ट पाकिस्तान अब नया देश बन गया जिसको बांग्लादेश के रूप में हम जानते, इसको भारत ने और फिर कुछ सालों बाद पाकिस्तान ने भी उसको मान्यता दे दी थी एक अलग देश के रूप में। और जियाउर जो था मुजीबुर रहमान, जिसको जेल में कैद कर रखा था, उसको छोड़ दिया गया और आते हुए वो भारत में भी, दिल्ली में भी रुका था और फिर बांग्लादेश में जाकर वहाँ का प्रधानमंत्री उसको नियुक्त कर दिया गया था। इस युद्ध के बाद याहिया खान ने रिजाइन कर दिया और उसने अपनी सत्ता जो हो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे दी गई, जो कि फिर वहाँ के प्रधानमंत्री बने। मुजीबुर रहमान को आज़ाद कर दिया गया था। इस युद्ध में एक और बात का जिक्र आता है, वो भारत और यूएसएसआर की ट्रीटी। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के संबंध बिगड़ने शुरू हुए और भारत को ये लगा कि अब अगर युद्ध होता है तो अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से मदद कर सकता है, तो अपने हितों की रक्षा के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ एक संधि की। 8 अगस्त 1971 को संधि की गई, जिसको इंडिया सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। इस संधि में दोनों ने एक दूसरे के सीमाओं का सम्मान करना, जो सामान्य सी बातें होती, लेकिन मुख्य बात ये थी कि ये आश्वासन भारत को दिया गया थी, भारत के ऊपर कोई हमला यदि अमेरिका मदद करता है या किस तरह कोई युद्ध होता है तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा और एक दूसरे देश पर हुआ हमला अपने ऊपर हमला मानेंगे दोनों देश। इस तरह का समझौता किया गया। तो इस समझौते की वजह से ही अमेरिका इस युद्ध में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर पाया। ये फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों देशों के सरदार सवर्ण सिंह और ग्रेमिको ने ये संधि साइन की थी और भारत की इस संधि को लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई। और सबसे बड़ी आलोचना तो ये हुई कि भारत ने अपनी सालों पुरानी नॉन अलाइनमेंट की नीति को छोड़ दिया, क्योंकि ये एक किस्म से एक सैनिक संधि भारत ने कर ली थी और गुटनिरपेक्ष देश इस तरह की संधि यदि करता है तो निश्चित रूप से गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन देश के हितों को, देश की रक्षा को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी द्वारा ये संधि की गई थी और इस संधि की वजह से ही अमेरिका का इंटरवेंशन भारत रोकने में सफल रहा था। तो ये भी इस युद्ध के साथ जुड़ी हुई एक और घटना है। अब इस युद्ध के बाद, जैसे 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था,
दोनों देशों के शासकों ने मिलकर बात की थी, समझौता किया था। इसी तरह का समझौता फिर याह्या खान के बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने तो उनको बुलाया गया शिमला में, और 3 जुलाई 1972 को शिमला में समझौता किया गया इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में। और इस समझौते में बहुत सारी बातें थी। सामान्य बातें तो वही होती है कि एक दूसरे की टेरिटरी का हम सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अच्छे संबंध विकसित करेंगे, जो सामान्य बातें सभी समझौतों में शामिल की जाती है। लेकिन उनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो शामिल की गई, जिसको बार बार भारत आज भी पाकिस्तान को याद दिलवाता रहता है जब भी पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का प्रयास करता है, कि जितने भी इशू होंगे आपस में वो बायलैटरल डायलॉग द्वारा ही उनको सुलझाया जाएगा, चाहे कश्मीर इशू हो चाहे कोई भी इशू हो। यानी कि सिर्फ आपस में हम बात करेंगे, किसी तीसरे देश को या किसी मध्यस्थ को हम बीच में लेकर नहीं आएंगे, किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच या अंतर्राष्ट्रीय संस्था में अपने मुद्दों को नहीं उठाएंगे, बल्कि खुद बातचीत द्वारा हम उन मुद्दों का समाधान करेंगे। तो ये प्रयास, ये इसमें महत्वपूर्ण बात थी। आज भी भारत इस बात को याद दिलाता रहता है। और जो 17 दिसंबर 1971 को जो पोजीशन थी उसको हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के रूप में स्वीकार कर लिया कि ये हमारी अब LOC होगी दोनों देशों के बीच में। तो ये समझौता किया गया था दोनों देशों के बीच में। अब 1971 में के बाद भारत पाक के संबंधों में काफ़ी तनाव आए और ये तनाव चलते रहे, संबंध बिगड़ते रहे। 1989 में फिर 1989 के बाद आतंकवाद की घटनाएं शुरू हो गई और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को समर्थन देना शुरू कर दिया या अपने यहाँ पर आतंकवादियों को बसाना या उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इससे संबंध काफ़ी बिगड़ते चले गए। लेकिन इन संबंधों को सुधारने के कुछ प्रयास भी किए गए। 1997 में हाई लेवल टॉक रिज्यूम की गई थी, जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो वार्ता थी उसमें 8 इशू आउटस्टैंडिंग इशूज़ थे। उनको आइडेंटिफाई किया गया किन किन क्षेत्रों में हम सहयोग कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में हमने बातचीत करनी चाहिए। इसमें बॉर्डर डिस्प्यूट या वाटर डिस्प्यूट या व्यापार से ये सारी बातें उसमें शामिल की गई थी। लेकिन सितंबर 1947 ब्रोक डाउन ऑन द इशू ऑफ कश्मीर एंड पीस एंड सिक्योरिटी। लेकिन जो भी वार्ताएं होती थी या जो भी प्रयास किए जाते थे मुद्दों को सुलझाने के, सहयोग बढ़ाने के, उनमें कहीं न कहीं कश्मीर इशू फिर बीच में आ जाता था। कश्मीर इशू पाकिस्तान का ये मानना था कि पहले कश्मीर इशू को सुलझाया जाए या उसके हक में कोई फैसला किया जाए, उसके बाद बातचीत हो। भारत चाहता था कि इस मुद्दे को ना उठा के और मुद्दों में सहयोग आपस में किया जाए। तो ये वार्ता जो की गई थी ये बहुत जल्दी ही फिर ख़त्म हो गई थी। अब लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार आई, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ना बीजेपी जो सरकार है उसने सुलझाने का प्रयास किया, क्योंकि हर एक नई सरकार आते हो प्रयास करती है कि किसी तरह इन मुद्दों को सुलझा जाए। कश्मीर मुद्दा हर प्रधानमंत्री के लिए, हर सरकार के लिए एक चुनौती भरा समस्या है कि इसको कैसे सुलझाया जाए, और सभी अपने अपने लेवल पर उसका प्रयास भी करते हैं। तो नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर पाकिस्तान के, उनके साथ और अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर में एक समझौता किया गया 21 अप्रैल 1999 को, जिसमें कहा गया कि असल में उससे पहले एक और घटना घटी थी 1998 में। वो थी कि परमाणु परीक्षण किए गए थे दोनों देशों के द्वारा, और दोनों देश परमाणु संपन्न देश बन चुके थे। अब परमाणु शक्ति आने के बाद एक बहुत बड़ी खतरा उत्पन्न हो गया था कि अगर इन देशों में अगर आज युद्ध होता है तो युद्ध फिर 1965 या 1971 के युद्ध की तरह सीमित युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि उसमें बहुत सारी बड़े लेवल पे यदि परमाणु युद्ध होगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो और देशों को भी इस बात की चिंता हो कि तनाव को कुछ कम किया जाए।
तो इसमें एक तो ये इसमें समझौते मुख्य बात ये की गई कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके बारे में समझौता किया गया कि अनऑथोराइज्ड ऑपरेशनल या अवॉइड एक्सीडेंटल को रोकने के लिए एक सहमति बनाई गई कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का अपने परमाणु हथियारों को इस तरह से अथॉरिटी इस तरह से रखें कि उनका एक्सीडेंटली यूज ना हो या कोई अनऑथोराइज्ड उनका यूज ना कर पाए। और इसके अलावा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस या कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के बात की गई कि आप अपने रिश्तों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ जैसे ही गया नया शरीफ ये समझौता जैसे ही हुआ उसके बाद फिर बहुत जल्दी जो वहाँ के सेना अध्यक्ष थे मुशर्रफ उसने कारगिल योजना को अंजाम दे दिया और फिर बाद में तख्ता पलट भी कर दिया गया नवाज शरीफ को। फिर जनरल मुशर्रफ ने कई सालों तक सैनिक शासन वहाँ पर स्थापित किया। तो कारगिल युद्ध हुआ लाहौर डिक्लेरेशन के तुरंत बाद ही। हालांकि जब लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा था तो एक किस्म से पाकिस्तान की तरफ से कारगिल युद्ध की तैयारी चल रही थी। अब कारगिल की घटना क्या थी? ये कश्मीर में कुछ ऊंची चोटियां हैं जो बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं, जहां पर आदमी का रहना बहुत ही कष्टदायक होता है क्योंकि वहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है, टेम्परेचर 0 से भी काफ़ी नीचे चला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसी स्थिति में भारतीय सैनिक जो कुछ चोटियाँ थी जिन पर रक्षा करते तो सर्दी के दिनों में वहाँ से उनको छोड़कर आ जाते थे जब बहुत बर्फ़ जमती थी। और जब ये बर्फ़ पिघलती थी तो बर्फ़ पिघलती जब मई जून में गर्मी के दिन में जो वापस जाते थे तो उनको वापस अपना अधिकार कर लेते थे और वापस वहाँ पर पेट्रोलिंग करना शुरू कर देते थे। लेकिन 1999 में क्या हुआ कि जब भारत के सैनिक उन चोटियों को खाली करके आए तो उस ठंड के दौरान ही अमेरिकी सैनिकों ने उन चौकियों पर कब्जा कर लिया था। और जब भारतीय सैनिक मई जून में वहाँ पर गए तो उन्होंने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। और जब भारतीय सैनिकों को सेना को ये समझ में आया कि इन पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है तो उन चोटियों को वापस छुड़ाने के लिए भारत ने भी अपने सैनिक भेजे, जिसके बीच में एक युद्ध कारगिल वॉर जिसको बोलते दोनों देशों के बीच में एक सीमित सा युद्ध शुरू हो गया था। बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ था, न युद्ध की कोई घोषणा की गई थी। लेकिन फिर काफ़ी कैजुअलिटीज़ के बाद बहुत सारे सैनिक भारत के भी मारे गए थे, बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान के ही मारे गए थे। उसके आधार पर सभी चोटियों को वापस पाकिस्तान से छुड़वा लिया गया था और अपने अधिकार में ले लिया गया था। तो मई और जुलाई के बीच में कारगिल वॉर हुआ, भारतीयों को काफ़ी हानि हुई थी। ऑपरेशन विजय उन सभी चोटियों को पाकिस्तान के कब्जे से दोबारा ऑक्यूपाइड करने के लिए सेनाएं भेजी गई और इंडियन मिलिट्री ने सारी पोजीशन को दोबारा रीऑक्यूपाइड कर लिया था। जो वैकेट की गई थी जो चोटियाँ वो विंटर सीजन की वजह से जो हमने बताया है। तो ये समस्याएं इस वजह से कारगिल युद्ध दोनों देशों के बीच में हुआ था, जिससे संबंध हमारे फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। अब मुशर्रफ जब आगे शासक बने तो उसके बाद फिर उनकी भारत यात्रा हुई और अटल बिहारी वाजपेयी या बीजेपी सरकार और मुशर्रफ के बीच में आगरा समिट हुई, यानी कि आगरा में दोनों की मुलाकात हुई 14 से 16 जुलाई के बीच में, जिसमें उन्होंने कुछ जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू थे जिसमें न्यूक्लियर रेशनल था, कश्मीर डिस्प्यूट था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, इन मुद्दों पर बातचीत की गई। हालांकि कोई सहमति नहीं बनी, बातचीत टूट गई। कुड नॉट बी रीच्ड एन एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट उनके बीच में नहीं हो पाया। कश्मीर मुद्दे को लेकर उनमें सहमति नहीं बन पाई, जिस वजह से या टेररिज्म को पाकिस्तान उसको सुलझाने को तैयार नहीं था या ये मानने को तैयार नहीं था कि वो आतंकवादियों की मदद करते हैं। तो कुछ मुद्दों पर लेकर आगरा समिट में कोई सहमति नहीं बन पाए थे। तो अब एक इशू जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रहा है वो टेररिज्म का भी इशू रहा है। हालांकि ये 1989 से पहले ये इशू नहीं था,
उसके बाद जम्मू कश्मीर में जब एक चुनी हुई पार्टी को सत्ता देने से भारत सरकार द्वारा मना कर दिया गया, चुनाव में धांधली करवाई गई, तो वहाँ के युवा जो है वो आतंकवाद का रास्ता उन्होंने अपना लिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उनको मदद देना शुरू किया। तो एक आतंकवाद के माध्यम से या हथियारों के बल पर कश्मीर को भारत से छीनने का प्रयास शुरू कर दिया गया, जो कि आज तक भी जारी है। कुछ घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं हुई, जिसमें इंडियन एयरलाइन फ़्लाइट जो थी उसको हाईजैक किया गया 24 दिसंबर 1999 को, इसको कंधार ले जाया गया और जो इनके आतंकवादी सरगना थे आतंकवादी संगठन के, मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाया गया, उनको छोड़ भी दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, जिसमें लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है, इन्होंने बहुत सारे अटैक किए। जैसे जम्मू कश्मीर असेंबली पर इन्होंने 1 दिसंबर 2001 को हमला किया, इंडियन पार्लियामेंट पर हमला किया 13 दिसंबर 2001 में, उरी अटैक हुआ, या अभी 2 साल पहले पुलवामा में अटैक किया गया, सैनिकों की गाड़ियों को उड़ाया गया, जिसके बदले में फिर ये सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना द्वारा की गई थी। 2008 में ही लाल किले पर हमला किया गया, मुंबई अटैक किया गया। तो ये 26 नवंबर को, तो जिसको 26/11 की घटना के रूप में हम जानते हैं, तो बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे आतंकवादी घटनाएं हुई। और अब आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का एक इतना ही बड़ा कारण है जितना बड़ा कश्मीर इशू। हालांकि दोनों समस्याएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कश्मीर समस्या और आतंकवाद की समस्या, लेकिन आतंकवादियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार मुहैया करवाए जाते हैं और अपने यहाँ जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको अपने यहाँ शरण भी दी जाती है। तो भारत का हमेशा ये प्रयास रहा या हमेशा ये आरोप रहा पाकिस्तान पर कि वो आतंकवादियों को समर्थन दे रहा, उनको समर्थन देना बंद करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत पर ऐसे आरोप लगाता है कि उसके भी कुछ क्षेत्रों में, बलूचिस्तान वगैरह में, कि वहाँ पर वहाँ के विद्रोहियों को भारत सरकार मदद दे रही है, भारत वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ करवा रहा। तो दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और इस वजह से उनमें तनाव आपस में बहुत ज़्यादा बना रहता है दोनों देशों के बीच में। अब एक इशू रहा है तनाव का इशू, परमाणु हथियार। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि हम घास फूस खाएंगे लेकिन हथियार बनाएंगे, लेकिन मतलब परमाणु हथियार बनाएंगे। ये जब भारत ने 1974 में पहला परमाणु विस्फोट किया तो पाकिस्तान को लगा कि हमें भी परमाणु हथियार बनाना चाहिए। हालांकि चीन ने इस मामले में बताया जाता है कि काफ़ी मदद की है पाकिस्तान की, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते काफ़ी दोस्ती भरे रहे हैं और दोस्ती का सिर्फ एक ही वजह रही है कि साझा दुश्मन, दोनों की भारत के साथ दुश्मनी थी और जो होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता, तो इस तरह उनमें गहरी दोस्ती हो गई। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दोनों देश इकट्ठा हो गए थे। तो परमाणु इशू जो मुद्दा रहा है, परमाणु हथियारों को लेकर भारत ने सबसे पहले 18 मई 1974 को पोखरण 1, जिसको नाम देते हैं, एक परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि उसके बाद हथियार भारत ने नहीं बनाए थे, लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया था, ये दिखा दिया था कि उसके पास परमाणु क्षमता है और वो कभी भी परमाणु हथियार बना सकता। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से उस वक्त भारत परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम नहीं कर सका था। उसके बाद पाकिस्तान ने किरना 1 के माध्यम से अपना परमाणु विस्फोट किए। 1978 में दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, यानी कि जहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूल रखा हुआ है या प्रयास कर रहे हैं या काम कर रहे हैं न्यूक्लियर क्षेत्र की दिशा में, तो उन क्षेत्रों पर या उन बिल्डिंग्स पर वो अटैक नहीं करेंगे और दोनों अपनी अपनी लिस्ट सौंपेंगे कि हम कहाँ पर ये काम कर रहे हैं या हमारे परमाणु जो फ्यूल है या जो काम कर रहे हैं हम इस क्षेत्र में, वो कहाँ पर वो लिस्ट एक दूसरे देश को सौंपेंगे और उस पर हमला नहीं करेंगे।
न्यूक्लियर नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ, बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के बीच में हुआ था ये समझौता। 1998 में भारत ने 13 मई और 11 मई को परमाणु परीक्षण किए और इस बार भारत ने अपनी नीति बदल दी। पहले भारत की नीति थी कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। नेहरू तो पूरे दावा करते थे कि हम आगे आने वाली सरकारों के भी मैं आज गारंटी देता हूं कि भारत कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन 1998 में भारत ने अपनी पॉलिसी में चेंज कर दिया और ये कहा हम परमाणु हथियार बनाएंगे, लेकिन इतने जितने हमारी रक्षा के लिए आवश्यक है। भारत ने एक अपनी परमाणु नीति भी बनाई, न्यूक्लियर पॉलिसी, कि हम उस देश के खिलाफ हमला नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। हम पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी रक्षा के लिए ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये नीति बनाई। फिर पाकिस्तान ने भी, क्योंकि पाकिस्तान भी अपनी परमाणु हथियारों की तैयारी कर रहा था, तो उसके कुछ दिन बाद ही चगाई 1 और चगाई 2 परीक्षण किए गए और भारत भी 1998 में फिर दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, परमाणु शक्ति संपन्न देश हो गए हैं और दोनों के बीच में तनाव ऐसे ही बढ़ता रहा। भारत की सरकार ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की घोषणा की, लेकिन पाकिस्तान की सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। अब इसके अलावा और समस्या जो भारत पाकिस्तान के बीच में रही हैं या रिश्तों को बिगाड़ती रही हैं, उनमें एक समस्या है सर्क क्रीक। सर्क क्रीक एक टाइडल एस्चुरी है, अनइनहेबिटेटेड मार्शलैंड है, यानी कि जो है दलदली क्षेत्र है। 1997 से 2012 के बीच में 12 राउंड्स की टॉक्स भी हो चुकी हैं। मिलिट्री बिल्डअप भी वहाँ पर एक बार हो गया था, दोनों देशों ने अपनी अपनी मिलिट्री वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया था, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इस क्षेत्र का महत्व सिर्फ इस बात के लिए है कि वहाँ पर तेल और गैस के बहुत ज़्यादा क्षेत्र, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलने की संभावना सी बेड के नीचे। कोई पॉपुलेशन या धर्म का इशू वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर ये रिसोर्सेज का इशू है। इस वजह से दोनों क्षेत्र उस क्षेत्र पर अपना अपना दावा पेश करते हैं, जो कि भारत के गुजरात और वहाँ के जो कराची है वहाँ से लगता हुआ क्षेत्र है सर्क क्रीक। और सियाचिन ग्लेशियर का भी काफ़ी विवाद रहता है, नाम आता है। ये भी ऊंचे क्षेत्र है जो कारगिल में थे, जिन पर काफ़ी बर्फ़बारी होती है, जो रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो जगह हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वहाँ पर हमेशा भारतीय सैनिक तैनात रहते हैं। क्योंकि जो डिमार्केशन हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, वो कम्प्लीटली नहीं हुआ था, उससे पूरे तरीके से नहीं हुआ डिमार्केटेड कि कौन सा चोटी किसके, तो इसमें कुछ चोटी पर विवाद रहता है। शिमला एग्रीमेंट डिड नॉट क्लियरली मेंशन हु कंट्रोल द ग्लेशियर। शिमला एग्रीमेंट में भी ये क्लियर नहीं था कि उस क्षेत्र को कौन, किसके क्षेत्र में जाएगा ये ग्लेशियर। पाकिस्तान ने कोशिश की कि उसको अपने में मिलाया जाए। पाकिस्तान कंट्रोल करना चाहता है सियाचिन को। अलाउ देम फुट राडार एंड मॉनिटर ऑल इंडियन एयरफोर्स एक्टिविटी इन लद्दाख। यदि वहाँ पर उसका कब्जा हो जाता है तो वो वहाँ पर ऐसे राडार स्थापित कर सकता है, ऐसे कैमरे लगा सकता है, जिससे भारतीय एयरफोर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं लद्दाख में उनको मॉनिटर किया जा सके। इसलिए स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत के लिए, ना पाकिस्तान के लिए है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए, विश्वास बहाली के लिए कुछ प्रयास किए गए 2005 में, जिसको हम, जो यूपीए की सरकार थी, इसको हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी कि विश्वास बहाली उपाय कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, विश्वास बहाली के जो उपाय किए गए, जिसमें क्या क्या शामिल था। एक तो हाई लेवल्स की टॉक होंगी, जिसमें सेक्रेटरी लेवल तक की भी वार्ताएं होंगी। वीज़ा रिस्ट्रिक्शन जो लगा रखी हैं उनमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा बुद्धिजीवियों को, पार्लियामेंट्रियन को या जजों को, इसमें वीज़ा दिए जाएंगे एक दूसरे देश में आने जाने के लिए। क्रिकेट मैच जो तनाव की वजह से रुक जाते हैं उनको शुरू किया जाएगा।
बस सर्विस शुरू की गई, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक देश से दूसरे क्षेत्र में वाघा बॉर्डर से होते हुए बसों का आवाजाही बनाई गई। और इकोनॉमिक फील्ड में भी कोऑपरेशन स्थापित करने के प्रयास किए गए, यानी कि व्यापार आपस में बढ़ाया जाए। लेकिन ये जो टॉक्स थे, ये जो उपाय थे, ये कब सस्पेंड हो गए? जब मुंबई अटैक किया गया। टॉक्स सस्पेंडेड आफ्टर मुंबई अटैक, जो 2008 में मुंबई में अटैक किया गया, उसमें ये सस्पेंड हो गए। फिर दोबारा से इनको 3 साल बाद फिर दोबारा से बहाल किया गया 2011 में। अब मनमोहन सिंह सरकार के समय पर क्या प्रयास किए गए भारत संबंधों को लेकर, सुधारने को लेकर? कोई ज़्यादा तो सुधार नहीं हुआ, कोई बायलैटरल टाइज में कोई विशेष सुधार हमें देखने को नहीं मिला। जो मुंबई अटैक के बाद था, एक बार तो तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, दोनों लगा था कि अब आपस में युद्ध भी हो सकता है। वायलेशन ऑफ सीज फायर बॉर्डर पर होती रहती है, बार बार भी सीज फायर है कि हथियार नहीं चलाएंगे, गोलियां नहीं चलाएंगी, लेकिन इसका उल्लंघन बार बार होता रहता है और वहाँ पर गोलियां चलती रहती हैं और रोज़ पाकिस्तान या भारत की तरफ से सैनिक या कभी आम आदमी मरते रहते हैं। मुंबई अटैक की डिमांड की गई कि जांच करवाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में उसके लिंक जुड़े हुए थे। जो अफजल कसाब जो पकड़ा गया वो पाकिस्तानी नागरिक था और जो सारी इंस्ट्रक्शन मिल रही थी आतंकवादियों को वो पाकिस्तान से मिल रही थी। तो अब उनकी जांच के लिए दबाव डाला गया कि पाकिस्तान उनकी जांच करे और अपराधियों को पकड़े और बात को सौंपे, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। तो ये तनाव बढ़ते रहे। मोस्ट फेवरेटेड नेशन स्टेटस दिया गया भारत को पाकिस्तान द्वारा, भारत ने पहले ही दे दिया था पाकिस्तान को ये। तो ये कुछ इशू बने रहे मनमोहन सरकार के दौरान। फिर मोदी गवर्नमेंट आई। मोदी गवर्नमेंट को 6 साल हो चुके हैं। अब मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर भारत और पाकिस्तान के संबंध जो हैं वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गए। हालांकि पहली बार जब मोदी गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने सार्क के अध्यक्षों को ही बुलाया था और मोदी ने भी पाकिस्तान की यात्रा की थी। तो कोशिश की थी संबंधों को सुधारने की पाकिस्तान के साथ, लेकिन संबंध सुधरने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ गए थे। 2018-19 में क्रॉस बॉर्डर ट्रेड रिलेशन थे वो सस्पेंड हो गए थे। ऑफिशियल चैनल कम्युनिकेशन भी बंद हो गए थे और मुद्दा सबसे बड़ा था आतंकवाद का। आतंकवादी घटनाएं जैसे उरी में अटैक किया गया, फिर पुलवामा में सैनिकों को उड़ा दिया गया, उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई। तो इस वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं और आज भी सिर्फ नाम मात्र के संबंधों में तनाव ज़्यादा है, सहयोग कम है। भारत का मानना है कि जब तक आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद नहीं करेगा, जब तक उसके साथ और मुद्दों पर बातचीत नहीं हो सकती, सहमति नहीं बन सकती। पाकिस्तान का कहना कि कश्मीर मुद्दे को जब तक नहीं सुलझाया जाएगा, जब तक और मुद्दों पर सहमति नहीं हो सकती। तो इस वजह से दोनों में तनाव बना हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 370 को जो सरकार ने पिछले साल समाप्त कर दिया था और कश्मीर का पूरी तरह से एक तरह से जो विशेष दर्जा था समाप्त कर दिया, तो इसको भी सामान्य प्रांतों की तरह ही बात का एक प्रांत बना दिया था, केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में भी बांट दिया था। तो उसके का भी पाकिस्तान में काफ़ी विरोध किया गया और उससे भी संबंधों में और ज़्यादा टकराहट आई है। तो इस तरह से जो भारत और पाकिस्तान के संबंध हैं वो शुरू से ही तनावपूर्ण रहे हैं और आज ये तनाव की स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ी हुई है आतंकवादी घटनाओं की वजह से, या धारा 370 के समाप्त होने की वजह से, या कश्मीर मुद्दा जो शुरू से ही रहा है, या उस वजह से। तो ये आज तक हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध रहे हैं।